नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिशन क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी अध्ययन करेंगे कोठारी आयोग के बारे में। कोठारी आयोग, जिसे कि हम भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी हम हासिल करेंगे। देखिए, यह जो कोठारी आयोग टॉपिक है, यह आपके बीएड फोर्थ सेमेस्टर में भी है। बीएड फोर्थ सेमेस्टर के फोर्थ पेपर, बीएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर, ठीक है, इन दोनों के लिए यह कार्य करता है। इसीलिए जो बीएड फोर्थ सेमेस्टर के होंगे छात्र वो भी इसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ें हैं। तो आज हम कोठारी आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे कि कोठारी आयोग का गठन कब हुआ, किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके इसका गठन किया गया, इसने अपने किन किन क्षेत्रों में अपने सुझाव दिए हैं, इसका अध्ययन करेंगे। और क्या क्या सुझाव दिए हैं इसका भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। और ये जो क्लास आपकी है यह दो भागों में होगी, यानी एक क्लास फर्स्ट है और एक क्लास और आपकी होगी, एक वीडियो और आएगा, ठीक है, पार्ट 2 करके, क्योंकि यह बहुत लंबा टॉपिक है भारतीय शिक्षा आयोग। तो इसको मैं दो भागों में बांट करके आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए पेन कापी उठा लीजिए। चैनल को पहली बार विजिट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने बीएड के अन्य प्रशिक्षार्थियों में भी इसे शेयर करिए। हालांकि यह जो टॉपिक है यह बीए एजुकेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बीए एजुकेशन और बीए होम साइंस, बीएड, डीएलएड के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे सवाल आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोट्स बनाते रहिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कान से सुन करके दूसरे कान से आप उड़ा दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे मेरा देर के। देखिए लिखा हुआ है भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन इसलिए किया गया क्योंकि माध्यमिक, ठीक है, माध्यमिक स्तर पर आयोग का गठन हुआ, विश्वविद्यालय स्तर पर आयोग का गठन हुआ, राधा कृष्णन आयोग, ग्वालियर आयोग का गठन हो गया। लेकिन जो उद्देश्य से निश्चित किया गया था, जो उद्देश्य निर्धारित किया गया था आयोग के गठन के लिए, वह उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका। आवश्यकता थी कि पूरे भारत देश में एक शिक्षा नीति का निर्धारण किया जाए, ठीक है, कि एक ऐसी शिक्षा नीति बने जो कि पूरे देश से प्रभावी हो। एक नियम हो, ठीक, एक नियम होना चाहिए पूरे देश के लिए। लेकिन ऐसा हो कैसे? इसी को प्रभावी करने के लिए, इसी नीति निर्माण करने के लिए, नीति लाने के लिए कोठारी आयोग का अप्रत्यक्ष रूप से गठन किया गया था। कैसे समझाते हैं? देखिए लिखा है, संपूर्ण भारत में एक समान शिक्षा नीति निर्धारित करने के लिए सरकार ने एक आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को भारतीय शिक्षा आयोग नाम से किया। समझ गए होंगे कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 14 जुलाई 1964 का हुआ। इस आयोग के अध्यक्ष डीएस कोठारी थे। डीएस कोठारी का पूरा नाम है दौलत सिंह कोठारी, ठीक। तो प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी इस भारतीय शिक्षा आयोग, जिसका गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ था, इसके अध्यक्ष थे। और अन्य सदस्यों में श्री पीएन कृपाल, श्री एचएल एल्विन, उसके बाद प्रोफेसर सतदोषी इहारा, श्री आरए गोपाल स्वामी, डॉक्टर टिगुर सेन सहित अन्य लोग शामिल थे, ठीक है। 3-4 अन्य लोग भी इस आयोग के सदस्यों में शामिल थे। जिस तरह माध्यमिक शिक्षा आयोग और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में अन्य सदस्य थे, उस तरह इसमें भी अन्य सदस्य थे और अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी जी थे, ठीक। ये जो दौलत सिंह कोठारी थे, ये उस समय यूजीसी के अध्यक्ष भी थे। ध्यान देने वाली बात है, ठीक। प्रश्न आ सकता है कि दौलत सिंह कोठारी का जब कोठारी आयोग का गठन हुआ उस समय दौलत सिंह कोठारी किस पद पे थे? तो यूजीसी के उस समय अध्यक्ष थे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के। अब बात करेंगे इस आयोग का गठन किन उद्देश्यों को ध्यान में रख के किया गया। तो ये मुख्यतः 4 उद्देश्य हैं, इनको ही ध्यान में रख करके इस आयोग का गठन किया गया था। सबसे पहला है भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करके उसमें व्याप्त असंतोष का पता ला करके सुधार हेतु सुझाव प्रदान करना। यानी कि जो भारतीय शिक्षा पद्धति है, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है, पद्धति है, इसका अध्ययन किया जाए कि कहाँ इसमें दोष है, कि क्यों इसका अध्ययन करने पर भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा, क्यों असंतोष व्यक्तियों में व्याप्त है, छात्रों में क्यों असंतोष है, ठीक। और उसके सुधार हेतु फिर क्या करना? सुझाव प्रदान करना। इसके बाद दूसरा है पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने हेतु सुझाव देना। मैंने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा नीति लाने के लिए इसका निर्धारण किया गया था, इसका गठन किया गया था इस आयोग का। तो ये कह रहा है कि पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली, एक समान शिक्षा नीति लागू हो, इसके लिए भी इसका गठन किया गया। आगे शिक्षा की व्यवस्था व प्रशासन संबंधी नीति सुनिश्चित करने हेतु सरकार को सुझाव देने के लिए आपका भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग का गठन किया गया था। आप जानते ही हैं कि भाई जो अध्यक्ष होता है उसके नाम पे हम
आयोग का नाम बोल देते हैं, जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग तो राधा किशन आयोग, ठीक, माध्यमिक शिक्षा आयोग तो मुदालियर आयोग अध्यक्ष थे मुदालियर जी, उस तरह इसको भी हम कोठारी आयोग कहेंगे, बार बार भारतीय शिक्षा आयोग इसको नहीं कहेंगे। आगे है प्रत्येक स्तर की शिक्षा व उसके गुणात्मक सुधार हेतु सरकार को सुझाव देना है। प्रत्येक स्तर की शिक्षा यानी माध्यमिक स्तर की शिक्षा, प्राथमिक स्तर की शिक्षा और उच्च स्तर की शिक्षा की संरचना कैसी हो और उसमें कैसी गुणवत्ता आए, इसके लिए सरकार को सुझाव देने के लिए इन 4 उद्देश्यों को ध्यान में रख करके आपका कोठारी आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि गठन कब हुआ, किन उद्देश्यों को ध्यान में रख कर हुआ। अब हम बात करेंगे कि इसने अपना प्रतिवेदन कब दिया। प्रतिवेदन का मतलब रिपोर्ट से कि इसने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया है। तो देखिए लिखा हुआ है आयोग ने 29 जून 1966, ध्यान देंगे 29 जून 1966 को अपना रिपोर्ट जो है, उस समय भारत सरकार के शिक्षा मंत्री थे श्री MC छागला। MC छागला जी के सम्मुख उन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उन्होंने मतलब दौलत सिंह कोठारी जी ने। और यह रिपोर्ट जो था वह 652 पन्नों का था और 3 भागों में बटा हुआ था। अब हम बात करेंगे कि 3 भागों में बटा था, तो तीनों भागों में क्या क्या था। तो प्रथम भाग में शैक्षिक स्वरूप, ठीक है, यानी कि किस तरह का शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए उसकी बात की गई थी। इसके बाद शिक्षकों की समृद्धि, किस तरह का शिक्षकों का वेतन हो, सेवा शर्तें हों कि जिससे शिक्षक समृद्ध हो सके, और शिक्षा में प्रवेश हेतु क्या नियम होने चाहिए, और शिक्षा के समान अवसर किस तरह से सबको प्रदान करने चाहिए, यानी शिक्षा का सार्वभौमिकरण कैसे हो सकता है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण हमने आपको पढ़ाया है पिछली क्लास में, यूनिट 1 में। आगे देखेंगे द्वितीय भाग में है उच्च व विद्यालयी शिक्षा, यानी उच्च शिक्षा के लिए और विद्यालयी शिक्षा के लिए सुझाव दिए गए हैं। कृषि व व्यावसायिक शिक्षा, तकनीक व प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित उसमें बातें की गई हैं। तीसरे भाग में देखिए है, तृतीय भाग में शैक्षिक प्रशासन, यानी किस तरह का शैक्षिक प्रशासन होना चाहिए, शिक्षा में प्रशासन होना चाहिए। आयोजन किस तरह का होना चाहिए। अर्थव्यवस्था का स्वरूप किस तरह होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था में, इसकी चर्चा, इसके संबंध में सुझाव दिए गए हैं तीसरे भाग में। तो इन 3 भागों में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई वह 652 पन्नों की थी और इन 3 भागों में बटी हुई थी। इसी साथ लीजिए, फिर मैं इसको भी इरेज करता हूँ, ठीक है। हो गया होगा इसी साथ। चलिए अब हम बात करेंगे इसने क्या क्या सुझाव दिए हैं और किन किन क्षेत्रों में सुझाव दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात होगी शिक्षा के संरचना की, कि आयोग ने शिक्षा के संरचना, शैक्षिक संरचना हेतु क्या आपने सुझाव दिए हैं। नोट्स बनाते रहिए और ये नोट्स आपको बहुत काम देंगे, क्योंकि जो B.Ed 4th सेमेस्टर में है उनको M.Ed का एंट्रेंस देना है, और आप B.Ed 2nd सेमेस्टर में हैं तो आपको अभी टेट देना है, ठीक है, C.Tet देना है। तो उसमें प्रश्न इससे आते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़े रहिए। हम बात करेंगे शिक्षा संरचना, ठीक है, शिक्षा संरचना। चूँकि मैं अगर लिखवाऊंगा तो क्लास लंबी होगी, इसलिए लेक्चर होगा अब, ठीक। चलिए शिक्षा संरचना, इन्होंने शिक्षा संरचना के विषय में अपने सुझाव दिए। सबसे पहला इन्होंने सुझाव दिया कि जो शिक्षा है, जो सामान्य शिक्षा है, नॉर्मल एजुकेशन, वह जो है 10 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो सामान्य शिक्षा है उसकी अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए। सामान्य शिक्षा से तात्पर्य है प्राथमिक शिक्षा से, जो सबके लिए सर्वसुलभ हो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दूसरी बात कही कि 3 वर्ष तक प्री प्राइमरी हो, ठीक है। 3 वर्ष तक क्या हो, प्री प्राइमरी, जिसको कि आज की जो आंगनवाड़ी कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि प्राइमरी से पहले जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो उन्होंने कहा प्री प्राइमरी। जिन्होंने कहा कि 3 साल तक की प्री प्राइमरी शिक्षा हो और उसके बाद ये सामान्य शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कक्षा 1 से शुरू हो, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के 2 भाग किए जाने चाहिए। किसके, इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा जो प्रदान की जाएगी विद्यालयों में यह 2 भागों में होगी। अब देखिए कौन कौन से भाग होंगे, ठीक है। इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा 2 भागों में होगी। एक तो 4 या 5 साल की निम्न शिक्षा होगी, ठीक। पहला 4 या 5 साल की, या वर्ष भी कर सकते हैं, 4 या 5 वर्ष की निम्न शिक्षा, ठीक है, निम्न स्तरीय शिक्षा, ठीक। और इसके बाद इन्होंने कहा कि 4-5 साल की निम्न शिक्षा हो गई, और फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि 3 से 4 साल की उच्च शिक्षा हो। अब यही सिस्टम आज भी है, जैसा कि आप देखेंगे कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक की शिक्षा क्या होती है,
प्राइमरी में होता है, ठीक। और क्या होता है, उसके बाद होता है पूर्व माध्यमिक विद्यालय हो जाता है 6 से 8 वाला। तो वही करा है कि 3 से 4 साल की उच्च प्राथमिक, ठीक है, उच्च शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, यह निम्न प्राथमिक शिक्षा और यह उच्च प्राथमिक शिक्षा। तो यही है कि 5 साल निम्न प्राथमिक हो, ठीक, और उसके बाद अपर प्राइमरी हो जाए यह 3 से या 4 साल की। तो आज भी है 1 से लेकर 5 तक, फिर 6, 7, 8 3 साल का क्या है, अपर प्राइमरी है, उच्च शिक्षा है, उच्च प्राथमिक शिक्षा, ठीक। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो निम्न माध्यमिक शिक्षा है वह 2 से 3 वर्ष की हो, ठीक है। निम्न माध्यमिक शिक्षा कितने साल की हो, 2 से 3 वर्ष की हो। निम्न माध्यमिक मतलब क्या है समझेंगे। निम्न माध्यमिक मतलब है कक्षा 10। कक्षा 10 को इन्होंने कहा निम्न माध्यमिक। इन्होंने कहा कि जो निम्न माध्यमिक शिक्षा है यह कितने साल की हो, 2 या 3 साल की हो, ठीक। निम्न माध्यमिक शिक्षा कितने साल की, 2 साल की हो, और यह क्या हो, यह 2 भागों में विभाजित हो। आप कहेंगे इसमें कौन सा 2 साल आ गया। इसमें पहला उन्होंने कहा कि एक व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है, व्यावसायिक। इन्होंने कहा कि एक व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए और एक सामान्य शिक्षा होनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा का मतलब क्या है, व्यवसाय शिक्षा का मतलब है जैसे कि ITI करते हैं, ठीक, तो वह क्या होता है, वह व्यवसाय शिक्षा में आ गया। और समाज शिक्षा मतलब कक्षा आप 9-10 पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इन्होंने यह बात कहा कि निम्न माध्यमिक शिक्षा जो है वह क्या होनी चाहिए, 2 भागों में बटी जानी चाहिए। पहला हमारा व्यवसाय शिक्षा और दूसरा हमारा सामान्य शिक्षा। इसकी अवधि 2 साल होनी चाहिए, ठीक। अगर सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो हाई स्कूल पास की मार्कशीट मिलेगी, और अगर व्यवसाय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो ITI पास की मार्कशीट मिलेगी, व्यवसाय संबंधित मार्कशीट मिलेगी, ठीक है। इस तरह से जो व्यवसाय के हम प्रशिक्षण लेंगे, जिस व्यवसाय का हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, उस व्यवसाय संबंधित हमें अंक पत्र प्रदान किए जाएंगे। यह उन्होंने कहा निम्न माध्यमिक शिक्षा के लिए, ठीक। इसके बाद इन्होंने कहा कि उच्च माध्यमिक शिक्षा भी क्या हो, नोट करते रहिएगा। इन्होंने फिर कहा कि उच्च माध्यमिक शिक्षा यानी कक्षा 11-12, ठीक है, ये 9-10, उच्च माध्यमिक शिक्षा जो है वह भी कितने साल की हो, वह भी 2 साल के लिए हो। यानी कक्षा 11-12 2 साल के लिए होता है ना, ठीक। वही बात इन्होंने भी कहा। आगे इन्होंने कहा कि जब बालक कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए जाए तो उसकी आयु 6 वर्ष की हो, ठीक है। ये इन्होंने अनिवार्य किया कि 6 वर्ष का जब बच्चा होगा तभी वह कक्षा 1 में पढ़ सकेगा, ठीक है, अन्यथा उसका एडमिशन नहीं होगा। अच्छा, फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा, ठीक है, उच्च शिक्षा जो होगा उसमें इन्होंने कुछ नियम बताए। क्या बताए, इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में 3 साल का क्या होगा, डिग्री कोर्स होगा, जो आज भी है। हम UG करते हैं, BA BSc BCom BBA, ठीक है, ये सब करते हैं। तो ये सब किसके लिए होता है, 3 साल के लिए होता है। तो इन्होंने 3 साल की अवधि निर्धारित की, किसके लिए निर्धारित की, उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है। इन्होंने 3 साल का डिग्री कोर्स निर्धारित किया कि जो डिग्री कोर्स होगा वह किसके लिए होगा, वह 3 साल के लिए होगा। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा, पे ग्राउंड नहीं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट होगा, परास्नातक होगा, वह 2 साल के लिए होगा, जो आज भी है। आप MA MCom MAD करते हैं तो 2 साल का होता है, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने कहा कि जो रिसर्च होगा, ठीक है, यानी शोध, जो शोध कार्य होगा वह 2 या 3 साल के लिए होगा। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि जो उच्च शिक्षा है वह कितने भागों में होगी, उच्च शिक्षा जो है वह 3 भागों में होगी। पहला डिग्री, दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट यानी परास्नातक, स्नातक, परास्नातक और रिसर्च। इन्होंने 3 भागों में उच्च शिक्षा को बांटा है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। आगे इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर क्या हो, विद्यालय संकुल की स्थापना हो, ठीक। क्या कहा इन्होंने कि एक संकुल बनाया जाए, ठीक है, एक विद्यालय संकुल बनाया जाए। आज भी बनाए जाते हैं, आज संकुल पौहाड़ी बनाए जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि विद्यालय संकुल की स्थापना की जाए, और एक विद्यालय संकुल के घेरे में कुल कई सारे आसपास के जितने भी प्राथमिक विद्यालय हों वह सब इस संकुल के दायरे में आएंगे, ठीक है। इन्होंने कहा कि जितने भी आसपास के प्राइमरी स्कूल हैं वह सब इस संकुल के दायरे में आएंगे, ठीक है। तो इसी साथ इसका ले लीजिए। फिर अभी मैं बताता हूँ आपको कि शैक्षिक प्रशासन और वित्त का नियोजन के संबंध में इन्होंने क्या सुझाव दिए हैं, ठीक है। तो इसी साथ इसका आप ले लीजिए, ठीक। चूँकि मैंने ज़्यादा तो लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हमने लिखी हुई हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि हो गया होगा। और देखिए, चूँकि लंबा टॉपिक है इसलिए मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ, समझिए। और मैं एक भी कहता हूँ कि नोट्स आप खुद बनाइए, चूँकि खुद से बनाएंगे तो याद रहेगा,
और लिखा लिखा जब PDF मिल जाता है ना तो आसकत जो कहा जाता है वही हावी हो जाता है। ठीक है, हमें नींद आने लगती है, पढ़ने का मन नहीं करता है, चलो पढ़ लेंगे, लिखा हुआ ही तो है, खुद से बनाई नोट। अब इन्होंने देखिए क्या कहा, इन्होंने शैक्षिक प्रशासन, ध्यान देंगे, शैक्षिक प्रशासन यानी शैक्षिक प्रशासन है तो इन्होंने क्या सुझाव दिए हैं। शैक्षिक प्रशासन के साथ हम एक चीज़ और कर लेंगे, वित्त नियोजन, वित्त नियोजन। ठीक है, चलिए, वित्त नियोजन, शैक्षिक प्रशासन। ठीक है, देखिए इन्होंने शैक्षिक प्रशासन विषय में यह सुझाव, यानी शिक्षा का प्रशासन कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर देना चाहिए और शिक्षा पर केंद्र सरकार जो है वह राष्ट्रीय नीति का निर्माण करे। इन्होंने सबसे पहला ये कहा कि शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करिए और केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय नीति इसके विषय में घोषित करे, कोई एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण करे। इसके बाद इन्होंने कहा कि शिक्षा सलाहकार, ध्यान देंगे, शिक्षा सलाहकार, ठीक है, शिक्षा सलाहकार, और उसके बाद वित्त नियोजन, शिक्षा सलाहकार, वित्त नियोजन और ये सचिव, शिक्षा सचिव। ठीक है, इसके लिए या तो व्यावसायिक रूप से, व्यावसायिक नहीं, या तो एढ़ाल पे कर्मचारी नियुक्त किए जाएं या तो सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाएं, लेकिन ऐसे कर्मचारी नियुक्त किए जाएं इन पदों पे जो कि शिक्षा के मामले में क्या हों, विशेषज्ञ हों और योग्य व्यक्ति हों। तो योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति शिक्षा सलाहकार के पद पे, शिक्षा सचिव के पद पे होनी चाहिए, इन्होंने यह सलाह दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ध्यान देंगे, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अधिकारों में वृद्धि की जाए। इन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अभी अधिकार संकुचित हैं, इसके अधिकारों में वृद्धि की जाए। ठीक है, ध्यान देने की बात है इन्होंने, क्योंकि पहले केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड क्या था, वो सिर्फ सलाह देने कार्य करता था। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि इसके अधिकारों में और वृद्धि की जाए। इसके बाद इन्होंने कहा कि विद्यालयी शिक्षा का भार NCERT को सौंप दिया जाए। किसको सौंप दिया जाए, जो विद्यालय शिक्षा का भार है NCERT को विद्यालय शिक्षा का भार सौंप दिया जाए, जिससे कि NCERT जो है उचित नियम कानून का निर्माण कर सके, उचित पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कर सके। नियम कानून नहीं बनाएगी, यह पाठ्य पुस्तक का निर्माण करेगी, यह फैक्ट को रखेगी, ठीक है, पाठचर्या का निर्माण कर सकेगी। इन्होंने कहा कि NCERT, ठीक है, NCERT को जो भी विद्यालय शिक्षा का भार है वह सौंप दिया जाए, या पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करे जो पाठ्य पुस्तकें क्या हों, गुणवत्तापूर्ण हों। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा कि जो भारत सरकार का बजट होता है उस बजट में 6% की जो राशि है वह किसके लिए हो, वह शिक्षा के लिए, ठीक है, शिक्षा के लिए हो। 6% की राशि जो पूरे देश का हमारे बजट बनता है उसमें 6% की धनराशि बजट में से किसके लिए हो, शिक्षा के लिए हो। इसके बाद इन्होंने कहा कि शिक्षा में सहयोग देने वाले व्यक्तियों को क्या किया जाए, सम्मानित किया जाए। ठीक है, शिक्षा में जो व्यक्ति सहयोग देते हैं उनको क्या किया जाए, उनको सम्मान दिया जाए, जिससे कि वह प्रोत्साहित होकर के और शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकें। ठीक है, आगे इन्होंने कहा कि जो शिक्षा का नियोजन किया जाए, ध्यान देने वाली बात है, शिक्षा का जो नियोजन किया जाए वह वर्तमान को और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके किया जाए। ठीक है, और इसको ध्यान में रख करके प्रांतीय सरकार और केंद्रीय सरकार, चूँकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है तो शिक्षा जो है इस पर जो नियम कानून बनेगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार वर्तमान की और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके बनाएं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 2 चीज़ और कहा, अपव्यय व अवरोधन। अपव्यय व अवरोधन, अपव्यय व अवरोधन क्या होता है वह मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बताने की आवश्यकता है नहीं। अपव्यय व अवरोधन, इन्होंने कहा कि अपव्यय व अवरोधन के क्षेत्र में कमी हो। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए कि अपव्यय व अवरोधन में कमी आए। अब अपव्यय व अवरोधन में कमी कैसे आएगी, इसके लिए आयोग ने आगे सुझाव अपने दिए हुए हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि शैक्षिक जो प्रशासन है वह इस तरह का हो कि अपव्यय व अवरोधन में कमी आ सके। बच्चे एक ही क्लास में रुके न रहें और बच्चे बीच में से क्या हो, विद्यालय छोड़ करके चले न जाएं, जिससे अपव्यय अवरोधन में क्या हो, कमी आए। इस तरह का प्रयास करना
चाहिए, इस तरह का शैक्षिक प्रशासन होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने कहा कि 70% बालक को माध्यमिक स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए। किस स्तर की? माध्यमिक स्तर की। इन्होंने कहा कि 70% बालक को माध्यमिक स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए और 30% बालक को उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, उच्च स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए। 70% माध्यमिक शिक्षा और 30% उच्च शिक्षा। ठीक, यह आपके शैक्षिक प्रशासन व वित्त के नियोजन की बात थी। किसके दृष्टि से? आपके कोठारी आयोग, जिसे हम भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं, इसके सुझाव के अंतर्गत। ठीक, तो इसके साथ इसका भी ले लेंगे, तो ले लीजिए, किनारे हट जाता हूँ। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, हो गया होगा। अब हम बात करेंगे शिक्षकों हेतु इन्होंने क्या सुझाव दिए हैं। ठीक, वित्त का हो गया, नियोजन का हो गया। अब बात करेंगे शिक्षक की। शिक्षकों हेतु भी इन्होंने सुझाव दिए हैं। शिक्षक हेतु सुझाव। देखिए, इन्होंने कहा कि जितने भी शिक्षक हैं, ठीक है, सबका वेतन क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। पहला इन्होंने कहा कि शिक्षकों के वेतन जो हैं वो क्या होना चाहिए? वेतन निश्चित होने चाहिए। ठीक, और वेतन निश्चित करने के साथ साथ उनको बीमा, ठीक है, पेंशन, महंगाई भत्ता, ये सब उनको मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा दूसरी बात कि हर 5 वर्ष के बाद, ठीक है, 5 वर्ष के पश्चात क्या हो? उनके वेतन का पुनर्निरीक्षण हो। पुनर्निरीक्षण, ठीक है, ये गलत हो गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद उनके वेतन का पुनर्निरीक्षण हो कि महंगाई के दौर से ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है या और बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद शिक्षकों के वेतन का पुनर्निरीक्षण होना चाहिए। अच्छा, फिर इन्होंने कहा शिक्षकों की योग्यता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा शिक्षकों की योग्यता व चयन में क्या होना चाहिए? इस योग्यता व चयन की विधियों में सुधार होना चाहिए और उनका योग्यता और जो चयन है वो बेहद ध्यानपूर्वक होना चाहिए। इनके योग्यता व चयन की विधियों में सुधार होना चाहिए, इन्होंने कहा। फिर इन्होंने कहा कि जो शिक्षक योग्य हैं, ठीक है, योग्य व कुशल शिक्षकों की पदोन्नति यानी प्रमोशन, उनको सहायक अध्यापक से क्या होना चाहिए? अध्यापक, हेडमास्टर बनाया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो भी शिक्षक योग्य हैं, ठीक है, कुशल हैं, उनको प्रमोशन मिलना चाहिए समय समय पर। फिर उन्होंने कहा कि जो शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो शिक्षक शहर में पढ़ा रहे हैं, अध्ययन कार्य करा रहे हैं, उनको आवास का किराया जो होता है वह मिलना चाहिए। अच्छा, आज भी मिलता है, जो इंटर कॉलेज के अध्यापक हैं वह उनको मिलता है आवास के लिए पैसा। अगर वो अपने मकान मालिक के किराएदार का अगर पैन कार्ड लगा करके देते हैं, ठीक है, तो उनको उसके लिए पैसा मिलता है अलग से कि आप रहते हैं मकान में किराया लेकर के। ठीक, अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा आयोग ने कि व्यक्तिगत कोचिंग पढ़ाने पर प्रतिबंध, जैसा कि पिछली बार भी था, माध्यमिक वाले ने भी कहा था, और इन्होंने भी कहा कि कोचिंग पढ़ाने पर कोई भी शिक्षक जो है वह क्या करेगा? कोचिंग नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे, कोई भी शिक्षक, कोई भी सरकारी शिक्षक, चाहे प्राथमिक स्तर का हो, माध्यमिक स्तर का हो, उच्च स्तर का हो, वह कोचिंग नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, आप जानते हैं कोचिंग पढ़ाने मतलब कि स्कूल में नहीं पढ़ाएगा। फिर आखिर इन्होंने कहा कि जो शिक्षकों के अधिकार हैं, ठीक है, इन्होंने कहा कि जो शिक्षकों के अधिकार हैं और शिक्षकों के लिए पुरस्कार, इन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षकों को पुरस्कार, ठीक है, शिक्षकों को, ठीक है, शिक्षकों के लिए पुरस्कार, ठीक, शिक्षकों के लिए पुरस्कार क्या किए जाने चाहिए? शिक्षकों के लिए पुरस्कार बढ़ाए जाने चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए पुरस्कार बढ़ाए जाने चाहिए, यानी शिक्षकों को जो पुरस्कार मिल रहे हैं उनके पुरस्कार की राशि में वृद्धि करिए और पुरस्कार की संख्या में वृद्धि करिए, जिससे कि शिक्षक और प्रोत्साहित होकर शिक्षण कार्य कर सके। तो यह भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में आज हमने 3 बिंदु जाने, सुझाव भी जान लिया, 3 सुझाव जाना, उद्देश्य जाना, और उद्देश्य किस लिए किया गया था, इनका जो निर्माण था वह किस लिए किया गया था, हमने उसको भी जाना। और इसको जानने के बाद हमने ये भी जाना कि कब भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। नोट्स बनाते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।